हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी इन्वेस्टिगेशन यूनिक सिस्टम्स। इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने विंडोज फीचर फॉरेंसिक एनालिसिस क्या होता है और विंडोज 10 फॉरेंसिक क्या होता है इसके बारे में बेसिक सा इन्फॉर्मेशन लिया था। अभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन यूनिक सिस्टम क्या होता है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेने वाले। बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द टॉपिक, हम लोगों को एज अ डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर या फिर डिजिटल फॉरेंसिक स्टूडेंट एक बात मन में पक्की करनी है, क्योंकि क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं या फिर उनके जो वर्जन होते हैं वो पुराने होते जाते हैं या फिर आउटडेटेड होते जाते हैं। तो आप बोलोगे कि ये यूनिक सिस्टम्स बहुत ज्यादा लोग यूज नहीं करते या फिर बहुत पहले बना था, इसका फॉरेंसिक क्यों करना है या फिर इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्यों लेना है। बट क्या होता है कि कितने भी नए वर्जन आए, कितने भी एडवांस टेक्नोलॉजी आए, सम यूजर्स उसी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ या फिर उसी फीचर के साथ स्टक्ड रहते हैं। उनको वही ऑपरेटिंग सिस्टम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा लगता है या फिर उनके यूज केसेस से वो काम करते रहता है, तो वो लोग शिफ्ट नहीं करते। तो एज अ डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर या फिर क्राइम इन्वेस्टिगेटर, हम लोगों को ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम भी कभी कभी इन्वेस्टिगेशन करने पड़ सकते हैं। तो बेसिक सा इंफॉर्मेशन ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में रखना या फिर क्या होता है इसका नॉलेज लेना बहुत जरूरी होता है। तो अगर हम लोग इस चैप्टर में इन डेप्थ में जाएंगे तो इसके रिलेटेड अलग सिलेबस बन सकता है, मतलब इन्वेस्टिगेशन यूनिक सिस्टम्स एक अलग डिजिटल फॉरेंसिक का सब्जेक्ट बन सकता है। बट हम लोगों को मैक्स टू मैक्स 10 मार्क का क्वेश्चन सेमेस्टर एग्जाम में पूछने वाले हैं, तो हम लोगों को इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पढ़ रहे हो तो बेसिक सा इन्फॉर्मेशन, किस पॉइंट में क्या इन्फॉर्मेशन आता है, इतना इन्फॉर्मेशन भी आपके पास है तो मोर देन इनफ है। अगर आपके सेमेस्टर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है इन्वेस्टिगेशन यूनिक सिस्टम, तो आपको आंसर लिखने से पहले यूनिक सिस्टम्स क्या होते हैं, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसके बारे में 2-3 लाइन का इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद ये जो 8 पॉइंट्स है इनको लिस्ट करके आंसर लिखना है। मतलब इसके अंदर आप क्या लिखते हो मुझे नहीं मालूम, बट आप ये 8 पॉइंट लिस्ट करोगे, देन आपका आंसर लिखना स्टार्ट करोगे। इससे क्या होता है कि ये जो 8 पॉइंट है ये मोस्ट कॉमन पॉइंट है या फिर वैल्यूएबल पॉइंट्स है। अगर ये 8 पॉइंट आपको पता है तो ऐसा समझ सकता है कि आपको बेसिक सा इंफॉर्मेशन तो यूनिक सिस्टम्स के बारे में है। और अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है तो 4 से 5 मार्क आपके यहाँ पे ही फिक्स हो जाएंगे। 2 मार्क का यूनिक सिस्टम का इन्फॉर्मेशन और ये 8 पॉइंट लिस्ट करते हो तो आपके 5-6 मार्क फिक्स ही हो जाते हैं। If you write internal theory based on the particular topic or relevant to the particular topic, you definitely get good marks। 9 से 10 मार्क आपको आराम से मिल सकते हैं। सो अगर हम लोग ये पॉइंट्स पे इन डेप्थ वीडियो बनाने जाएंगे तो हर एक पॉइंट का अलग अलग वीडियो बनेगा, 10-10 15-15 मिनट का हर एक पॉइंट है। एंड यू माइट बी नो यूजर्स आर नॉट इंटरेस्टेड टू वॉच टू लॉन्ग वीडियोज ऑन यूट्यूब। एग्जाम नजदीक आया रहता है या फिर हम लोग बोल सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे होते हैं, तो इतना ज्यादा नॉलेज भी हम लोगों को जरूरत नहीं होती। इस पॉइंट के अंदर क्या आने वाला है इतना ही बेसिक सा इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये आपको पता ही रहेगा। आप कंप्यूटर सिस्टम यूज करते हो, ये एक हार्डवेयर डिवाइस है, इसके अंदर अलग अलग एप्लीकेशन है, उनके बीच में जो इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है उसे ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेशन परफॉर्म करने के लिए हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि मेमोरी मैनेजमेंट हो सकता है, प्रोसेस मैनेजमेंट हो सकता है, डिस्क मैनेजमेंट हो सकता है। ऐसे अलग अलग ऑपरेशन हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ परफॉर्म करते हैं। तो ये जो यूनिक्स है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और यूनिक्स का पहले नाम था UNICS। इसके हर एक लेटर का एक अलग मीनिंग है, मुझे अभी याद नहीं है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। बाद में इसको चेंज करके CS की जगह X डाला गया और उसका नाम बन गया यूनिक्स। ये एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, जिसे हम लोग पेड सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं, और इसमें डुप्लीकेसी अलाउड नहीं है। मतलब अगर आप इस पे बेस्ड कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे हो या फिर इसका सोर्स कोड यूज कर रहे हो, तो आपको प्रॉपर साइटेशन या फिर उनको बताना पड़ता है या फिर उनसे राइट्स मांगने पड़ते हैं कि हम लोगों को आपका सोर्स कोड यूज करना है। तो मोस्टली यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाले वो सोर्स कोड किसी को नहीं देते, इसलिए इसे हम लोग प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर और उसमें डुप्लीकेसी अलाउड नहीं है ऐसा बोल सकते हैं। तो यूनिक्स 1970 में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था। ये फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सी लैंग्वेज में लिखा गया था। अभी हम लोग अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं जो यूनिक्स पे बेस्ड है। फर्स्ट इज मैक, जिसे हम लोग मैकेंटोश भी बोलते हैं, और लिनक्स ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे बेस्ड है। मतलब यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो आर्किटेक्चर है या फिर उसके जो कंसेप्ट है उनको यूज करके या फिर उन पे बेस्ड मैक एंड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बने हैं। लिनक्स तो आपको पता ही है, लिनक्स एक ओपन सोर्स फ्री सॉफ्टवेयर है। उसके अलग अलग वर्जन है, जैसे कि उबंटू है, रेड हैट है, सोलारिस है, लिनक्स मिंट है। ये हम लोग अलग अलग लैब्स में या फिर आज तक हम लोगों ने जितने लैब्स परफॉर्म किए उसमें लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्ट कॉमनली यूज किया था। यूनिक्स के भी अलग अलग वर्जन है, जैसे कि BSD, आयरिस, HP UX, AIX।
ऐसे अलग अलग वर्जन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स के मार्केट में अवेलेबल है। यूनिक्स एक मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। नाउडेज मोस्टली यूज्ड इन सर्वर्स क्योंकि इट हैज कंपेटिबिलिटी इश्यूज विथ मल्टीपल हार्डवेयर डिवाइसेस। दैट्स वाई हम लोग विंडोज या फिर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। यूनिक्स ज्यादा कंपेटेबल नहीं है हार्डवेयर डिवाइसेस के साथ, बट मोस्ट कॉमनली जो सर्वर्स होते हैं वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ही रहते हैं, और इन फ्यूचर भी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इंपॉर्टेंस वैसे ही रहेगा। और इसका एक डिसएडवांटेजेस एज ए यूजर हम लोग बोल सकते हैं, ये एक हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड वर्जन इसके अवेलेबल है। मतलब इनके जो फिक्स्ड यूजर्स है या फिर इनके जो फिक्स्ड कस्टमर्स है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू सोच के ये अलग अलग वर्जन बनाते हैं, तो इसके लिमिटेड वर्जन अवेलेबल है। तो इतना बेसिक सा इंफॉर्मेशन यूनिक सिस्टम्स के बारे में आपको होना जरूरी है। अभी हम लोग देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन हम लोग यूनिक सिस्टम पे परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने विंडोज पे देखा, एलन के फाइल फॉरेंसिक हो सकता है, थंबनेल डेटाबेस फॉरेंसिक्स हो सकता है, रजिस्टर एनालिसिस हो सकता है, यूएसबी डेटाबेस फॉरेंसिक्स हो सकता है। तो ऐसे ही यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको पहले ही बोला है कि ये जो 8 पॉइंट्स है ये आप बोल्ड लिखोगे, मतलब लिस्ट करके लिखोगे। पहला पॉइंट लेके रिविंग पर्टिनेंट लॉग्स, उसमें फर्स्ट आता है नेटवर्क लॉगिंग। इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन लिखोगे वो आपका बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वही है। जैसे कि नेटवर्क के रिलेटेड ऑपरेशन जो परफॉर्म होती है, नेटवर्क को किसने एक्सेस किया, कब सिस्टम ने नेटवर्क को डिस्कनेक्ट किया, इसके रिलेटेड बेसिक सा इन्फॉर्मेशन नेटवर्क लॉगिंग में आता है। नेक्स्ट आता है रिमोट सिसलॉग सर्वर लॉग। जो कंप्यूटर सिस्टम में लॉग जो बनते हैं, लॉग्स तो आपको पता ही रहेगा, कंप्यूटर सिस्टम में अगर कुछ ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं तो लॉग जनरेट होता है, या फिर कंप्यूटर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा है तो उसे भी लॉग्स बोला जाता है। तो रिमोट सिसलॉग सर्वर लॉग्स में क्या इन्फॉर्मेशन आता है, जब कोई यूजर सिस्टम को एक्सेस करता है या फिर सर्वर को एक्सेस करता है तो उसका लॉग जनरेट होता है। अगर अटैकर ने रूट लेवल के एक्सेस उसके पास है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर लेवल के क्रेडेंशियल्स अगर उसके पास है, तो ऐसा भी कर सकता है कि वो रिमोट सिसलॉग सर्वर लॉग का जो फाइल है वो एक टेक्स्ट फाइल होता है, उसको हम लोग रीड कर सकते हैं, राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और कभी कभी अटैकर क्या करता है कि ये जो रिमोट सिसलॉग सर्वर लॉग जो है उनमें मैनिपुलेशन करके चला जाता है, और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर के लिए टू एनालाइज कि इसमें कुछ चेंजेस हुए। तो रिमोट सिसलॉग सर्वर लॉग्स एनालिसिस का परफॉर्म करना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट आता है टीसीपी रैपर लॉगिंग। टीसीपी क्या होता है आपको पता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। सिक्योर होता है, रिलायबल होता है। इसके साथ हम लोग यूज करते हैं यूडीपी, जो फास्टर होता है बट लेस सिक्योर होता है। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल हम लोग उसे बोलते हैं। तो उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टीसीपी रैपर लॉगिंग में स्टोर किया जाता है, किस डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन बनाया था या फिर किस डिवाइस के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर किया था, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन टीसीपी रैपर लॉगिंग में हम लोगों को मिलता है। ये जो 3 पॉइंट्स है, मतलब नेटवर्क लॉगिंग, रिमोट सिस लॉग, टीसीपी रैपर लॉगिंग, ये थोड़े से बोल्ड पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं। ये जो इसके अंदर आगे के जो पॉइंट्स आते हैं, होस्ट लॉगिंग, सुडो कमांड लॉग, लॉकडाउन यूजर लॉग्स, क्रॉन लॉग्स, यूजर एक्टिविटी लॉगिंग, प्रोसेस अकाउंटिंग लॉग, शेल हिस्ट्रीज, इसके बारे में हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि 1, 2, 3 एंड ये 4 पॉइंट के अंडर ये सब आते हैं। मतलब अदर नेटवर्क बेस्ड लॉग्स हम लोग इसे बोल सकते हैं। जैसे हम लोग रजिस्टर एनालिसिस में अलग अलग टाइप का डेटा कलेक्ट करते थे, इन सेम वे एज ए डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर हम लोग यहाँ से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं फ्रॉम यूनिक सिस्टम। तो होस्ट लॉगिंग में किसने सिस्टम एक्सेस किया था इसके बारे में इंफॉर्मेशन होता है। सुडो कमांड लॉग्स यूज किए जाते हैं यूजर स्विच करने के लिए प्रोसेसिंग के टाइम। नेक्स्ट आता है लॉकडाउन यूजर लॉग्स, जैसे हम लोगों ने रजिस्टर एनालिसिस में देखा था। तो इन सेम वे लॉकडाउन यूजर्स लॉग्स में हम लोगों को किस यूजर ने वो सिस्टम एक्सेस किया था इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा। क्रोन लॉग जो होते हैं वो प्रोग्राम शेड्यूलिंग के लिए यूज किए जाते हैं, नेक्स्ट कौन सा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने वाला है इसके बारे में सेटअप करने के लिए क्रोन लॉग्स यूज किए जाते हैं। मोस्ट कॉमनली अटैकर क्रोन लॉग्स यूज करता है। नेक्स्ट आता है यूजर एक्टिविटी लॉगिंग। जिस यूजर ने सिस्टम को एक्सेस किया है उसने क्या एक्टिविटी परफॉर्म की थी, किस टाइप के फाइल एक्सेस किए थे, इसके बारे में इंफॉर्मेशन यूजर एक्टिविटी लॉगिंग में रहता है। नेक्स्ट आता है प्रोसेस अकाउंटिंग लॉग्स। प्रोसेस के बारे में कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट होने वाला था, कौन सा प्रोसेस स्टॉप हुआ है, कौन सा प्रोसेस रनिंग स्टेट में है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोसेस अकाउंटिंग लॉग्स में रहता है। और शेल हिस्ट्रीज, शेल में जो एक्टिविटीज परफॉर्म की है उसके बारे में हिस्ट्री मेंटेन करने का काम करता है, हिडन फाइल रहता है। इतना बेसिक सा इंफॉर्मेशन रिव्यूइंग पर्टिनेंट लॉग्स के अंदर आपको होना जरूरी है। लॉग्स क्या होते हैं और इसके बारे में एक एक लाइन या फिर दो दो पॉइंट्स भी आप लिखोगे या फिर सिर्फ नाम लिखोगे तो भी मोर देन इनफ है। नेक्स्ट आता है परफॉर्मिंग कीवर्ड सर्चेस। नॉट इन टेक्निकल वर्ड्स बट अगर आपको सिंपल वर्ड्स में समझना है तो हम लोग पीडीएफ कोई डाउनलोड करते हैं और उसमें हम लोग हमारा नाम सर्च करते हैं, तो हम लोग कीवर्ड सर्च करते हैं, और अगर आपका नाम प्रेजेंट है तो वो उस पॉइंट पे लेके चला जाता है। इन सेम वे फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म करते टाइम हम लोगों को कीवर्ड सर्चेस से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिल सकता है। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट आता है स्ट्रिंग सर्चेस विद GREP एंड फाइल सर्चेस विद फाइंड। मतलब अगर आप स्ट्रिंग सर्च कर रहे हो तो प्राइमरी टूल है GREP,
जीआरपी एक पावरफुल टूल है, उसका यूज करके आप स्ट्रिंग सर्च कर सकते हो। एंड फाइल सर्च करने के लिए हम लोग फाइंड कमांड का यूज करते हैं। तो ये परफॉर्मिंग कीवर्ड सर्च के अंदर बेसिक सा इंफॉर्मेशन आता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिव्यूइंग रिलेवेंट फाइल्स। कोई भी फॉरेंसिक हम लोग परफॉर्म करते हैं तब हम लोग रिलेटेड डेटा या फिर रिलेवेंट फाइल्स को कंसिडर करते हैं टू एनालाइज और टू मेंटेन द इकोसिस्टम ऑफ द एविडेंसेस। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे एप्लीकेशन एक दूसरे एप्लीकेशन पे डिपेंडेंट है। तो रिव्यूइंग रिलेवेंट फाइल्स इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। उसमें फर्स्ट पॉइंट आता है इंसिडेंट टाइम डेट स्टैम्प्स। इसको बताने की जरूरत नहीं क्योंकि क्रोनोलॉजी मेंटेन किया जाता है, चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन करना जरूरी होता है। इंसिडेंट कब अकर हुआ था, क्या स्टेट में कंप्यूटर था तब, इसके बारे में इंफॉर्मेशन हम लोगों को टाइम डेट स्टैम्प से मिलता है। तो टाइम डेट स्टैम्प्स कलेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्पेशल फाइल्स। यूनिक्स के अंदर दो स्पेशल फाइल टाइप्स है, जैसे कि एस यू आई डी एंड एस जी आई डी। एस यू आई डी स्टैंड फॉर यूजर आई डी एंड जी आई डी स्टैंड फॉर ग्रुप आई डी। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन स्पेशल फाइल्स में आता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्फ़िगरेशन स्टार्टअप फाइल्स। कोई भी एप्लीकेशन होता है तो उसके कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स होते हैं, या फिर हम लोग कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टअप फाइल्स भी रन होते हैं। तो उसके रिलेटेड फॉरेंसिक परफॉर्म करना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट इज टीएमपी डायरेक्टरी। बाय डिफॉल्ट द टीएमपी डायरेक्टरी इज द ओनली वर्ल्ड राइटेबल फाइल सिस्टम ऑन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. It makes it popular hangout for attackers and favorite storage for malicious tools. तो एज अ डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर हम लोगों को इसको एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है। चेक द टेम्पररी डायरेक्टरी केयरफुली इन द इवेंट ऑफ एन इंसिडेंट to determine the hidden directories or suspicious files exist on computer system or not. तो एज अ डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर हम लोग टीएमपी डायरेक्टरी एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाइंग अनऑथराइज्ड यूजर अकाउंट्स और ग्रुप्स। अगर किसी अटैकर के पास एडमिनिस्ट्रेटर लेवल के प्रिविलेजेस मिले या फिर वो रूट लेवल को एक्सेस कर पा रहा है, तो अटैकर विल ऑफनली मॉडिफाई अकाउंट एंड ग्रुप इन्फॉर्मेशन ऑन द विक्टिम सिस्टम। वो इसके बारे में इंफॉर्मेशन चेंज करने का काम करता है। एंड इसका गोल क्या है कि वो बैकडोर ओपन करने की कोशिश करता है। कभी भी उसको सिस्टम में एक्सेस करना है तो वो कर सके, इसके लिए वो ऐसे एंट्री पॉइंट्स वल्नरेबल पॉइंट्स ओपन करके रखता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यूजर ने पासवर्ड चेंज भी कर लिया, यूजर नेम चेंज भी कर दिया, तो भी उसको एंट्री करने में इजी हो, नेक्स्ट टाइम अटैक एग्जीक्यूट करने के लिए इजीली सिस्टम का एक्सेस मिले, इसलिए वो बैकडोर्स ओपन करने की कोशिश करता है। इसे हम लोग आइडेंटिफाइंग अनऑथराइज यूजर अकाउंट्स और ग्रुप्स में कंसिडर करते हैं। As a digital forensic investigator, we need to audit user and group accounts on suspected victim systems to validate that an attacker did not manipulate this information. तो इसका इंफॉर्मेशन लेना डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर को जरूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिफाइंग रॉग प्रोसेसेस। आइडेंटिफाइंग रॉग प्रोसेसेस इज द मच इजियर व्हेन एग्जामिनिंग लाइव सिस्टम्स। मतलब अगर सिस्टम कोई ऑन मिला है डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर को तो ये प्रोसेस करना इजी हो जाता है। रॉग प्रोसेसेस मतलब हम लोगों ने विंडोज के बारे में देखा था कि लिसनिंग पोर्ट्स या फिर ओपन सॉकेट जो होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेना। जैसे कि 440 नंबर का पोर्ट ओपन है तो हम लोग बोल सकते हैं कि एचटीटीपी का रिक्वेस्ट जा रहा था आपके सिस्टम से, या फिर 63 नंबर का पोर्ट ओपन है। अलग अलग पोर्ट्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, तो उसके रिलेटेड यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग उसे रॉग प्रोसेसेस बोलते हैं। इन इनिशियल इन्वेस्टिगेशन यू शुड हैव रिकॉर्डेड ऑल लिसनिंग पोर्ट्स एंड द रनिंग प्रोसेसेस। मतलब जो मैंने अभी आपको बताया, रनिंग प्रोसेसेस हो सकती है या फिर कनेक्टेड पोर्ट्स हो सकते हैं, कनेक्शन जो बने उसके बारे में इंफॉर्मेशन आता है, वो रॉग प्रोसेसेस में कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट आता है चेकिंग फॉर अनऑथराइज्ड एक्सेस पॉइंट्स। जैसे हम लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़े थे कि अलग अलग सर्वर्स के साथ कनेक्ट करने के लिए हम लोग अलग अलग पोर्ट्स यूज करते हैं, फाइल सिस्टम्स यूज करते हैं, प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं। तो उसमें हम लोगों को वल्नरेबल पॉइंट्स कुछ दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, इसके बारे में इंफॉर्मेशन हम लोग अनऑथराइज्ड एक्सेस पॉइंट्स में लेते हैं। जैसे कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे टेलनेट प्रोटोकॉल का यूज करता है, फिंगर, आर लॉगिन स्टैंड्स फॉर रिमोट लॉगिन। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं, डीएनएस हो सकता है, एसएनएमपी, आईमैप, पीओपी, एचटीटीपी, ऐसे अलग अलग पोर्ट्स यूज किए जाते हैं। उस टाइम पे अगर कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस पॉइंट ओपन हुआ तो अटैकर आपके सिस्टम में एक्सेस कर सकता है, तो इसका चेक करना भी बहुत जरूरी होता है। एंड नेक्स्ट आता है एनालाइजिंग ट्रस्ट रिलेशनशिप्स। ट्रस्ट रिलेशनशिप्स विद इन द यूनिक सिस्टम्स वेयर वंस अ मेजर अटैक मैकेनिज्म। ये एक मोस्ट कॉमनली अटैक यूनिक सिस्टम पे होता है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोगों को एक बेस्ट फीचर प्रोवाइड करता है ट्रस्ट रिलेशनशिप का। हम लोग अलग अलग सर्विसेज यूज करके उसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ट्रस्ट रिलेशनशिप सेव सिस्टम्स एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड यूजर्स टाइम। इन सिंपल वर्ड्स अगर आपको बताना है तो जब फर्स्ट टाइम आप किसी कंप्यूटर सिस्टम के साथ या फिर किसी अननोन यूजर के साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हो, तब हम लोग अपना बेसिक इंट्रो देते हैं, फिर बताते हैं कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ,
देन कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है। लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर आपको उसको मैसेज भेजना है या फिर कुछ बात करनी है उसके साथ, तो आप डायरेक्ट बात करना स्टार्ट करते हो। आप वापस नहीं बोलते हो कि मेरा नाम ये है, मैं मुंबई से हूँ, मैं दिल्ली से हूँ। तो ट्रस्ट रिलेशनशिप बिल्ड होता है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में एक फीचर है जो क्या करता है कि अगर मशीन ए ट्रस्ट मशीन बी, देन मशीन बी एक्सेस मशीन ए विदाउट एडिशनल क्रेडेंशियल्स। मतलब फाइल सिस्टम का शेयरिंग हो सकता है। ए सिस्टम ने फाइल बी सिस्टम को शेयर किया और बी सिस्टम भी रेगुलरली फाइल ए सिस्टम के साथ शेयर करता है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि इनके बीच में एक ट्रस्ट रिलेशनशिप है और ये कभी भी अपने एक दूसरे के क्रेडेंशियल या फिर इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। तो एज ए डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर हम लोगों को ये ट्रस्ट रिलेशनशिप कितने कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, या फिर कितने कंप्यूटर सिस्टम के साथ XYZ कंप्यूटर सिस्टम ने ट्रस्ट बिल्ड किया है, या फिर उसमें कुछ इंसिडेंट हैपन हुआ है क्या, या फिर वहां से कुछ एविडेंसेस मिल रही है क्या। क्योंकि क्या हो सकता है कि ये सिस्टम ने अटैक परफॉर्म करके अगर उसका ट्रस्ट सी के साथ भी है और सी का बी के साथ भी है, तो ऐसा साइकिल बन सकता है। अलग अलग मल्टीपल सिस्टम्स हम लोगों को एविडेंसेस के लिए कलेक्ट करने पड़ सकते हैं। तो ट्रस्ट रिलेशनशिप एनालाइज करना एज ए डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर बहुत जरूरी होता है। इन्वेस्टिगेशन यूनिक सिस्टम्स एक थोड़ा सा वास्ट कंसेप्ट है। मैंने आपको छोटे छोटे पॉइंट्स बताए हैं। कुछ अगर पॉइंट्स रह भी गए हैं तो आप बता सकते हो, हम लोग उस पे पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। अगर चाहिए तो, नहीं चाहिए तो मोर देन इनफ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया है। इसी के साथ अपना फोर्थ चैप्टर भी कंप्लीट हुआ है। मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि फिफ्थ एंड सिक्स चैप्टर अगर आप 250 सब्सक्राइबर कंप्लीट करते हो तब भी मैं अपलोड करने वाला हूँ। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि व्यूवर्स नहीं है तो वीडियो अपलोड करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपका 1% भी हेल्प हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। दैट्स इट इन दिस वीडियो। थैंक यू।